हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम अपना अकाउंटेंसी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टैक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ने का बड़ा मजा आने वाला है, तो मैं इसकी यही सजेशन दूंगा, इसका कोई भी लेक्चर मिस ना करें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब बड़े से स्टूडेंट, इस बड़े से क्या, आप सभी इस वर्ड से जरूर वाकिफ होंगे, व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है? हाँ जी सर, टैक्स होता है जीएसटी लगता है सर, हमारा इनकम टैक्स होता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसके ऊपर हमने डिटेल स्टडी करनी है इस टॉपिक पे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग टैक्स देते हैं, तो मैक्सिमम का यही आंसर होगा, सर अभी हम टैक्स नहीं देते बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। तो ऐसी बात नहीं है, आप सब भी कहीं ना कहीं टैक्स जरूर दे रहे हो, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। क्या आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके पीछे जो टैग प्राइस होता है उस पर लिखा नहीं होता इंक्लूजन ऑफ टैक्स, इंक्लूजन ऑफ ऑल टैक्सेस? तो उसका मतलब यही है कि आपसे ही बियर किया गया। आप जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, क्या उधर नीचे जीएसटी आप पे नहीं करते हो? तो उसे भी हम बोलेंगे आप ही ने टैक्स पे किया। क्या आप जब मूवी देखने जाते हो, मूवी में जीएसटी का नीचे रेट लगा होता है 18% सो ऑन, तो उधर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। क्या आप जब रिचार्ज कराते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इस टाइम पे, रिचार्ज जिसपे आपने एक जब जीएसटी आया तो 18% में डाल दिया और कुछ भी अमाउंट हमें रिचार्ज पे नहीं मिलता था, उस पे आप टैक्स दे रहे हो। रिचार्ज अमाउंट पे भी आप अगर 50 का रिचार्ज करते हो, मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 30-34 का मिलता है, जियो की तो चलो बात छोड़ दो। ठीक है, तो उस पे भी कितनी ज्यादा अमाउंट कट जाती है, तो वो जो अमाउंट कटी है वो भी क्या है, टैक्स है। तो एक तरह से आप भी टैक्स दे रहे हो, आप टैक्स को कहीं से भी पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो अब क्या है, इस टैक्स पे कहावत भी है, क्या पता आप सबने सुनी है कि नहीं सुनी। कहा जाता है देयर आर टू सर्टेन थिंग्स, मतलब जो इधर दो चीजें ऐसी हैं जो होनी ही होनी है, जिसे आप टाल नहीं सकते। वन इज द डेथ एंड द अनदर वन इज टैक्स। अगर आपने इस संसार में जन्म लिया है तो आप मृत्यु का से छुटकारा नहीं पा सकते और साथ में टैक्स से छुटकारा नहीं पा सकते। आपने कहीं ना कहीं टैक्स देना ही देना है। ये बड़े पुरानी काल से चलते आ रहा है। जब आप कह सकते हो राजाओं के काल से, राजाओं के टाइम से, उससे पहले भी आप कह सकते हो राजा भी हमसे लेते थे, टैक्स लेते थे, आप सभी को पता है। आप कह सकते हो क्रॉप पे लेते थे, एग्रीकल्चर टैक्स लेते थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिश रूल में लागान, आप सब उससे भी वाकिफ होंगे। ठीक है, वो भी क्या था, टैक्स था। अब हम पढ़ते हैं टैक्स होता क्या है, इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। पहली चीज क्या कह रहा है, व्हाट इज टैक्स। टैक्स है क्या? आपको ऐसे बेसिकली तो पता है, लेकिन इसकी एक्यूरेट जो डेफिनेशन आती है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे छुपे होते हैं जो आपको एग्जामिनर कुछ पूछ लेते हैं तो आपको उधर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बोल्ड किया हुआ उन वर्ड्स को। टैक्स इज ए मैंडेटरी फी, ये मैंडेटरी फी है, देनी ही देनी है, और फाइनेंशियल चार्ज लाइव बाय अ गवर्नमेंट और ए इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको पता है हम टैक्स किसको पे करते हैं, सर हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। वो क्यों, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय देम। क्यों? अब आप जिस सड़क पे चल रहे हो, जिस सड़क पे आप अपनी व्हीकल्स ला रहे हो, आप जिस ब्रिज के ऊपर से चल रहे हो, आपके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन हो रही है, गवर्नमेंट इंप्लॉयज की सैलरी जा रही है, तो वो कहां से जा रही है? आपके टैक्स के थ्रू ही। टैक्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इनकम सारी की सारी कहां से आती है? सारी की सारी नहीं, बेसिक, मोस्ट ऑफ द अमाउंट आप कह सकते हो टैक्स से ही आती है। आप चाहते हो कि गवर्नमेंट हम पे कुछ खर्चे, हमें कोई सब्सिडीज दे,
हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो वाली फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करे, तो वो उधर से भी तो जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंस करना है उधर से उन्हें कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो वो कहां से अपनी इनकम बनाते हैं? दैट इज फ्रॉम टैक्स, दैट इज फ्रॉम टैक्स। आगे मैंने क्या लिखा है? इफ वन फेल्स टू पे द टैक्स, अगर कोई टैक्स पे करने में गलती हो जाती है या कोई देने में इंकार कर देता है, टू रिफ्यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड इट विल इनवाइट सीरियस एप्लीकेशंस अंडर द प्री डिफाइंड लॉ, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलाई जाएगी। तभी मैंने लिखा इट इज योर मैंडेटरी। टैक्स इज ए लीगल पेमेंट टू गवर्नमेंट, ये आपने देना ही देना है अगर आप उस दायरे में आ रहे हो। ठीक है, होप की क्लियर होगा टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज ए मैंडेटरी। बड़ी बार एमसीक्यू या फिलअप में ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। आगे हम बात करते हैं टैक्स की टाइप्स। टैक्स को ना असली में दो टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स होता क्या। जैसे कि नाम ही बता रहा है डायरेक्ट, डायरेक्टली, सीधे, डायरेक्टली यही हुआ। तो डायरेक्ट टैक्स implies that this tax is paid directly to the government by the taxpayer। जो भी टैक्स पेयर है, जिसने टैक्स देना है, जिसने टैक्स देना है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जब देगा उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि टैक्स देने वाला भी इसका बनता था और टैक्स दिया भी इसने है। मतलब कि इधर ये वाली लाइन लिख लीजिए, मैंने इधर लाइन नहीं लिखी है, टैक्स बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पर्सन, BORNE। जब एक ही इंसान जिसका टैक्स देने वाला बनता था और जिसने दिया है वो टैक्स पे करेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की आपकी एग्जांपल आ जाती है, दैट इज योर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, मतलब कि आपने जितनी कमाई की आपने उसके ऊपर टैक्स देना। अब हर एक पर्सन की अलग अलग कमाई होती है, ऐसा तो नहीं है सभी की इनकम 10,000 ही है महीने की, सभी की इनकम 20,000 ही है। हमारे इधर अंबानी साहब भी हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, मिलियंस में कमाते हैं, आप कह सकते हो बिलियंस में। तो हर एक इंसान की अलग अलग इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स लगता है, तो उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। अब ये जो टैक्स है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का पैसा बढ़ेगा, ये कहता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स इज द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी आपकी टैक्स की अमाउंट भी बढ़ेगी। आगे हम सीखेंगे, आप बस इतना याद कर लीजिए, मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे अमाउंट बढ़ेगी। आपके रेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो बात आती है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कैसे है। ध्यान से समझिएगा। एक समझ लो मिस्टर ए हैं, इनकी इनकम है 1 करोड़ रुपए। अब इनको टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये अपने कस्टमर से लेकर टैक्स देंगे? क्या 1 करोड़ इनकी इनकम है, ठीक है, इनकी इनकम है, ये जो 1 करोड़ इनकी इनकम है इसके ऊपर समझ लो इन्हें टैक्स लग रहा है 1 लाख रुपए। क्या ये 1 लाख रुपए और किसी इंसान से लेकर गवर्नमेंट को देंगे? नहीं, ये 1 लाख रुपए ये अपनी 1 करोड़ के अंदर से देंगे। तो मतलब हम इसमें कह सकते हैं जो ये टैक्स है ये बॉन्ड भी एक ही पर्सन ने किया और पेड भी एक ही पर्सन ने किया, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसी का उल्टा हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज बर्डन आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसकी लाइबिलिटी आप ट्रांसफर कर सकते हो, उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सर्विस टैक्स देना है, आपने कोई वैट देना है। वैसे ये सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं, उसकी जगह एक ही नाम आ गया जीएसटी, उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आप सपोज कीजिए आपको पता है बड़े टैक्स के बारे में, आपका आ जाता है सर्विस टैक्स, आपका वैट, सेल्स टैक्स एंड मैनी अदर्स। ये जो टैक्स होते हैं इसमें क्या किया जाता है, इसका जो बर्डन होता है, इसकी जो टेंशन है, इसकी जो लाइबिलिटी है, ये जो इंसान है, ये जो मैन है, ट्रांसफर कर देता है किसे? कंज्यूमर को। लेकिन पे ये मैन ही करता है, पैसे ये क्या करता है? कंज्यूमर से कंज्यूमर क्या करता है? इस इंसान को दे देता है, मतलब मैन्युफैक्चरर को दे देता है। और ये जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या करता है? पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खजाने में डाल देता है। उस टैक्स को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब लिया और किसी से जाता है, लेकिन देने वाला और कोई है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स are slightly different from direct tax. The collection method is also a bit different. These taxes are consumption based that are applied to goods and services when they are bought and sold. जब उसे खरीदा या बेचा जा सकता है तब उस पर वो टैक्स लगता है, उसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। द इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स। मैंने जैसे बताया, जो सामान बेचता है वो क्या करता है? अपने कंज्यूमर से टैक्स ले लेता है और एंड में वो पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के ट्रेजर में डाल देता है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। द सेलर इन टर्न पासिस द टैक्स बर्डन ऑन टू द एंड यूजर। तो इसमें क्या होता है? जो सेलर है, बेचने वाला है, पैसा चाहे उसके पॉकेट से नहीं गया, उसने क्या किया? उसने अपनी टेंशन सारी कंज्यूमर पे डाल दी, हम लोगों पे डाल दी। ठीक है, टैक्स बर्डन किस पे डाल दिया? एंड यूजर पे। और उसने पैसा इकट्ठा किया और आगे जाके ट्रेजर में डाल दिया गवर्नमेंट के, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। होप की इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स। तो दैट इज योर वैट, जीएसटी, सेल्स टैक्स। वैसे सारे के सारे जितने भी टैक्स बचते हैं ये जीएसटी कंज्यूम कर चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स बचा है जिसके आगे हम बात करेंगे, बहुत बड़ी चर्चा जाने वाली है, इस पे घबराओ मत। अब बात आती है आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज, इनडायरेक्ट टैक्स किस नाम से जाना जाता है? सर, इट इज नोन एज कंजम्पशन टैक्स। इसे हम कंजम्पशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, किस हिसाब से इसे कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हम कंज्यूमर पे ही डालते हैं, तो उस कारण हम इसे कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं। फिर बात आती है, आपसे पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है? तो पे तो असली में अगर बात की जाए टैक्स बर्डन किस पे होता है? जो टैक्स का बर्डन होता है इट इज ऑन कंज्यूमर। टैक्स का बर्डन किस पे होता है? कंज्यूमर। लेकिन एंड में गवर्नमेंट के खाते में कौन डालता है? दैट इज योर सेलर। ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। होप की क्लियर होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब थोड़े से हम इसके बारे में, फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है इसकी फीचर्स, क्या है इसकी खासियत? मैंने क्या किया है, उसे बुलेट पॉइंट्स में रखा है ताकि उधर आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए, उस कारण मैंने ये लिखा है। तो हमने पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये जो अब नीचे आपको पॉइंट्स है इनके बारे में पता चल जाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स का पहला बोल रहा है पेमेंट एंड टैक्स लोड। पेमेंट एंड टैक्स लोड, द सर्विस प्रोवाइडर मेक्स पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज ट्रांसफर टू द फाइनल कंज्यूमर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है कि जो लाइबिलिटी है, जो बर्डन है, वो किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर। बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर।
लेकिन गवर्नमेंट को देने वाला कौन है? सेलर। किससे लेकर? कंज्यूमर से। सेलर क्या करेगा? आप लोगों से लेगा, हम लोगों से लेगा और अपने पास रख लेगा, अपने खाते में जोड़ेगा और एंड में थोड़े पीरियड के बाद, क्या था, 3 महीने के बाद या साल के बाद वो गवर्नमेंट के खाते में डाल देगा। वो बता देगा कि हां सरकार, मैंने इस साल 2000 यूनिट बेचे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, 2000 आप शर्ट लगा लो, तो सरकार बोलती है तूने टैक्स लेना है 10%, तो उसने 2000 के ऊपर, हर एक शर्ट के ऊपर 10% आपसे टैक्स लेना है और वो इकट्ठा करना है और गवर्नमेंट के खाते में डालना है। आप सभी ने देखा होगा, बिल देखे होंगे, आप जब कोई कपड़े लेने जाते हो या आप कभी सिनेमा हॉल जाते हो एंड कोई भी आप सर्विस लेने जाते हो, तो उधर क्या होता है, आपको उधर अमाउंट लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिनेमा हॉल की टिकट 180 की, फिर नीचे लिखा होगा प्लस CGST, SGST, ठीक है, सेंट्रल GST, स्टेट GST, उसे आपने 20-20 रुपए उन्होंने जोड़े होंगे तो आपकी बन गई होगी 220 की टिकट। तो ये जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज ही आए हैं। ये जो 20 और 20 है, उसने क्या करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है और ये जो 20 रुपए अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दे देने। ये चीज होती है। आप ये मत सोचिए कि उस इंसान ने मेरे से 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए, 40 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा लिए। ये जो 20 और 20 ये हैं, ये इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं 20 रुपए, और ये जो और 20 रुपए वो उसने स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बाद में बात करते हैं इस लाइबिलिटी किस पे पड़ती है इसकी। Here the seller and service provider makes payment on indirect tax which are transferable to final consumer। तो ये भी थोड़ा मिलता जुलता ही हो गया कि इसकी जो लाइबिलिटी है एक तरह का फाइनल कंज्यूमर पर ही पड़ती है, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है असली में? फाइनल कंज्यूमर ही दे रहा है। बस एक सेलर जो है मेडिएटर का काम कर रही है, मिडलमैन का काम कर रही है, आपसे पैसा ले रही है और गवर्नमेंट को दे रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेचर। क्या नेचर है इनडायरेक्ट टैक्स का? तो इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर है रीग्रेसिव। असली में रीग्रेसिव वर्ड यूज किया जाता है हर जगह कि इनडायरेक्ट टैक्स इज रीग्रेसिव इन नेचर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसे रीग्रेसिव का नाम नहीं देना चाहिए। रीग्रेसिव का नाम मतलब हो गया घटना। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी, मतलब आप कह सकते हो इनकम नहीं, आपके जैसे खर्चा बढ़ेगा आपका एक्सपेंस घटेगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका अमाउंट स्टेबल रहती है, मतलब अमाउंट भी नहीं, रेट इज स्टेबल, चाहे आप जो मर्जी यूज कर लो। अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने रखा है, फॉर एग्जांपल कोई सिगार है, उसके ऊपर उन्होंने बोला 10% GST लगना है, वैसे तो 28% के अराउंड लगता है मेरे हिसाब से, तो 10% मैं कम ले रहा हूं क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो एक मजदूर है, वो पी रहा है बीड़ी, ठीक है, बीड़ी समझते हो ना, तो वो अमाउंट कुछ कम ही होती है, 5-10 रुपए, तो 5-10 रुपए पे वो 10% समझ लो, बीड़ी का रेट है 5 रुपए, मुझे नहीं पता एक्चुअली, तो 10 रुपए उसके ऊपर रेट लग जाएगा, तो 0.5 उसे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसने कितना दिया? 0.5। अब दूसरा इंसान है, बड़ा अमीर लोग है, कोई सी भी रिच पर्सन को ले लो, हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन ले लेते हैं, चलो अंबानी साहब, वो पीते हैं सिगार 1000 रुपए वाला। 1000 रुपए पे 5% अगर हम ले लें, ठीक है, 1000 रुपए 5% ले लें, 50 रुपए, तो टैक्स कितना लगा? 50 रुपए। लेकिन आप इधर देखिए, दोनों की अमाउंट भी कम है। अगर वो 1000 रुपए की सिगरेट पी ले, जो बीड़ी पीने वाला है, वो बीड़ी पीने वाला अगर 1000 की सिगरेट पी ले, एक हमने क्या बोला 5 की है, तो 1000 की कितनी सिगरेट आ जाएंगी? 200, है ना, 200 आ जाएंगी। तो 200 को 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका 100 ही आता है। सॉरी, इधर हमने 10% लेना था, तो इधर भी 100 ही आएगा। तो दोनों की अमाउंट बराबर ही रही, कोई चेंज नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं इट इज योर रिग्रेसिव। बुक्स में लिखा हुआ है,
हर जगह मतलब लॉज में लिखा हुआ इट इज रिग्रेसिव नेचर, लेकिन मैं मानता हूं ये रिग्रेसिव नहीं है। ठीक है, आगे बात हम करते हैं इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्स आर हार्ड टू इन्वेड ड्यू टू डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, लोग इनकम टैक्स की चोरी कर लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। वो कैसे? हमने तो सामान लेना ही लेना है, आप बिना सामान लिए नहीं रह सकते। और नहीं तो अगर आपने जो आपका फैक्ट्री जो आपके बनाने वाला है उसे नुकसान हो जाएगा, जो आपका प्रोड्यूसर है नहीं तो उसे नुकसान हो जाएगा, उसे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो उस कारण हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू इवेड द इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है कि ये सेविंग पे थोड़ा सा जोर देता है। कैसे? मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्स आर लार्जली ग्रोथ ओरिएंटेड सिंस दे डीमोटिवेट द कंज्यूमर एंड इनकरेज सेविंग। इस पॉइंट में बोल रहे हैं कि टैक्स से क्या होता है, आपकी अमाउंट बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर डीमोटिवेट फील करता है, या मैंने इतना ज्यादा टैक्स दे दिया, मैं पैसे बचा सकता था, तो वो फजूल खर्च नहीं करता। तो जब वो फजूल खर्च नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है वो सेविंग करेगा। तो आप कह सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स प्रमोट्स सेविंग। नेक्स्ट लिखा है सोशल कवरेज। सोशल कवरेज भी करता है। वो कैसे? क्योंकि ये हर एक इंसान पे पड़ती है। ये टैक्स लाइबिलिटी हर एक इंसान पे पड़ेगी, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो गरीब है कि अमीर है, वो काला है कि गोरा है, वो लड़का है कि लड़की है। तो ये लाइबिलिटी सभी पे पड़ती है। तो उसका हम कह रहे हैं कि ये सोशल कवरेज भी करता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है इट इज अ टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज। तो इसके रिलेटेड जो आपको एमसीक्यू आ सकता है, देखो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, डेट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन पे करता है, किसके ऊपर इसकी लाइबिलिटी पड़ती है, साथ में इसका नेचर क्या है आपको पता होना चाहिए। आपसे उधर पूछा जा सकता है क्या ये ट्रू है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है इट कैन नॉट बी इन्वेडेड। तो ये ट्रू है, आपको पता होना चाहिए इट प्रमोट सेविंग, वो सेविंग्स को प्रमोट भी करता है, सोशल कवरेज भी करता है, और साथ में ये कमोडिटी पे टैक्स लगने वाला कौन सा टैक्स कहलाता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। होप कि इनडायरेक्ट के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया। क्या है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स के पहला पॉइंट लिखा मैंने डायरेक्ट प्रोग्रेसिव इन नेचर। वो क्या है? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी। नेक्स्ट, लाइव्ड ऑन द सेम पर्सन हु बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स। जिसने इस टैक्स का बर्डन बेयर किया उसी के ऊपर ये लगता है। अब आगे मैंने लिखा है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डील्स विद द मैटर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हो कौन सी एसोसिएशन डायरेक्ट टैक्स के साथ डील करती है? ठीक है, तो दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आगे मैंने क्या लिखा है, तो फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स कौन डील करता है? दैट इज, ये चीज भी आप पॉइंट लिख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, उसमें डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट है, और इसमें कस्टम भी थोड़ा ऐड ऑन कर। तो डायरेक्ट टैक्स का आगे क्या लिखे है, डिफरेंट टाइप्स भी मैंने लिख दी हैं। दैट इज डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, जैसे आपको पता है जेएनके में लग रहा था, अभी रुक गया, होल्ड पे रख दिया है। पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्सेस ऑन एसेट्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे आपके क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब आगे हम बात करते हैं रिसेंट रिफॉर्म्स इन टैक्सेस। तो इसको पढ़ने से पहले हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले, टैक्स की हिस्ट्री के। तो ये जो इनकम टैक्स है, ठीक है, टैक्स की भी, टैक्स तो वैसे बड़ी देर से चल रहा है, हम इनकम टैक्स की हिस्ट्री की बात करें। ये जो इनकम टैक्स है फर्स्ट टाइम कब आया, दैट इज इन
1860। कब आया? 1860। कौन लाया? 1860 में हम गुलाम थे, डेट इज ब्रिटिशर रूलर्स लाए। द पीरियड बिटवीन 1860 टू 1886 वॉज ए पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये जो 26 साल हैं तब तक एक्सपेरिमेंट ही चलता रहा, ये करो वो करो एंड सो ऑन। दिस पीरियड एंडेड इन 1886। अब 26 साल के बाद ये एंड हो गया और इनकम टैक्स एक्ट लाया गया। द पैटर्न लेड डाउन इन इट फॉर लेविंग ऑफ टैक्स कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन टू डे, दो इन सम चेंज फॉर्म। फिर भी चेंजेस बड़ी आती रही, अभी सही तरीके से नहीं लागू हुआ था। अब 1918 में फिर से लाया गया अनदर इनकम टैक्स एक्ट, बट इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही सालों के लिए रहा, एंड दैट वॉज रिप्लेस्ड बाय 1922 एक्ट। 18 में फिर से आ गया, 22 में उसके बाद फिर से ले आए, एंड इट रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंस। और ये जो 1922 का एक्ट था ये तब तक एग्जिस्ट में रहा, जो हमारा फाइनल एंड द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं पास हो जाए, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपसे पूछा जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, तो दैट इज 1961। तो ये आपका लेटेस्ट आप कह सकते हो, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम बात करते हैं रिसेंट रिफॉर्म इन टैक्सेस। टैक्सेस में क्या रिसेंट रिफॉर्म आया? सबसे बड़ा जीएसटी आपका, जिसे सभी घबराते हैं, जीएसटी आ गया क्या है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, लोग चेंजेस आने पे घबराते हैं, तो घबराना नहीं होता, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि जीएसटी एक बड़ा अच्छा रिफॉर्म है। बाहर के जो स्टेट्स है, डेवलप्ड कंट्रीज में इसे अपनाया गया, तो तभी इधर इंडिया में लागू हुआ। आपको मैं बता दूं, ये जो जीएसटी है ये हमारे देश में 2000 से ही लागू होने की शुरुआत हुई थी, लेकिन फाइनली 2017 में ये लागू हुआ। 17 साल लग गए, बातचीत 2000 से चल रही थी, ठीक है। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जीएसटी असली में 2017 में आया तो है, लेकिन कौन सी डेट को आया है, कब से लागू हुआ था, वो चीज आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी which is considered as the most revolutionary tax reforms in independent India. Government live various state and central tax. अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फायदेमंद हुआ। आपको मैं बता दूं, आप कोई भी चीज लेने जाते हो, पहले क्या होता था, देयर आर डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट टैक्स रेट। पंजाब समझ लो किसी चीज पे 18% टैक्स लेती थी, महाराष्ट्र समझ लो किसी चीज पे 10% टैक्स लेती थी, दिल्ली समझ लो किसी चीज पे 5% टैक्स लेती थी। डिफरेंट टैक्स थे डिफरेंट स्टेट के, तो इन सभी को एक कॉमन टैक्स ही दे दिया गया, दैट इज जीएसटी। क्या बोल दिया गया, एक ही टैक्स माना जाएगा, सभी टैक्सेस को खत्म कर दिया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स है, दैट इज जीएसटी, और सभी के सभी इसके रेट को फॉलो करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स। मतलब अगर पंजाब में आप 5% यूज कर रहे हो तो वो दिल्ली में भी रेट 5% ही होगा, महाराष्ट्र में भी 5% ही होगा, और कोई भी आप स्टेट ले लो उधर सेम ही रेट लगेगा। मतलब पहले जो टैक्स था बड़ा कॉम्प्लेक्स था, पहले जो टैक्स था हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। इसे इजी करने के लिए, इसे इजी इंटरप्रिटेशन के लिए इसे जीएसटी में लाया, ओके, ठीक है। द प्रॉब्लम विद द अर्लियर रिफॉर्म वॉज द टैक्सेशन प्रोसेस वॉज कॉम्प्लेक्स। जो पहले का टैक्सेशन प्रोसेस था वो कॉम्प्लेक्स था, एंड द कॉन्ट्राडिक्टिंग रूल्स अनेबल सम पीपल टू एवेड टैक्सेस थ्रू लूप होल्स। अब क्या होता था, बड़ी इसके कारण क्या होता है, टैक्सेस की चोरियां बड़ी हो जाती थी। अब डिफरेंट रेट है, किसी को कुछ पता नहीं चलता था, हमें नहीं नॉलेज की दिल्ली में क्या रेट चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो इससे क्या होता था, जो शातिर इंसान होता था, हम जैसे कंज्यूमर्स का फायदा ले जाता था, वो हमें बोलता था कि नहीं यही रेट है, और हम वो मान भी लेते थे। लेकिन
अब का जो ग्राहक है, नागरिक है, वो नॉलेजेबल हो गया, उसे पता है क्या रेट चल रहा है, तो उसी पे टैक्स वो देता है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी अ हायर परसेंटेज ऑफ असेसेस वाज बॉट अंडर द टैक्सेशन अम्ब्रेला एंड इट टुक ए टोल ऑफ इन्वेडर्स एज एस्केपिंग फ्रॉम पेइंग टैक्सेस बिकेम ए टफर। तो यही बोला, जो पहले इन्वेड करते थे टैक्स, उनसे छुटकारा मिल गया, अब सभी टैक्स पे कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर। हमने हिस्ट्री पढ़ ली, अब आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, कौन सा हमारा प्रेजेंट एक्ट? दैट इज, अभी हमने पढ़ा इनकम टैक्स 1961, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो में, कल से हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट एक्ट क्या है? ये आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, टैक्स के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन देनी थी, इसका कैसे बना, कैसे लागू हुआ, कौन से ईयर में आया, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट एक्ट, विच इज योर प्रेजेंट एक्ट? दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, डेट आपसे पूछी जा सकती है। On the recommendation of Law Commission and Direct Taxes Inquiry Committee, in consultation with the Law Ministry, a bill was framed. एक बिल बनाया गया इस टाइम पे 1961। मैंने आपको ऊपर हिस्ट्री सब समझाई, टैक्स की हिस्ट्री बताई कि कब चल रहा था, पहले एक्सपेरिमेंट ही होते रहे, फिर बड़े टैक्स के लॉ बने लेकिन कुछ इतने फायदेमंद नहीं हुए। फिर उसके बाद एक मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स लॉ आया, दैट इज 1961। अब एक बिल, आप सभी को पता होगा बिल एक एक्ट कैसे बनता है, जिनको नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं। हमारा क्या होता है, बिल को सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में, किसी किसी केसेस में राज्यसभा में भी किया जाता है, लेकिन वो अपार्ट उसको छोड़ के आप इसे पढ़ सकते हो कि पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट की असेंट के बाद जब प्रेसिडेंट इस बिल को साइन कर देगा, पहले क्या करेगा, लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी देखी जाएगी, अगर तो वो मेजॉरिटी पास हो जाती है वो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा में उसकी मेजॉरिटी पास हो जाती है तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास उसके सिग्नेचर के लिए। जब वो प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इसमें वही लिखा है कि लॉ कमीशन की कंसल्टेशन पर एक बिल बनाया गया, और ये बिल कब रेफर किया गया, सितंबर 1961 में। ठीक है, सॉरी, पास किया गया सितंबर 1961। इस डेट को भी नोट डाउन कर लो, ये बिल कब पास हुआ, 1961 सितंबर। लेकिन लागू कब से हुआ, अगले फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर आपको मैं बता चुका हूं, तो कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 1962 से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 298 सेक्शंस। इसमें कितनी सेक्शन थी, 298, रनिंग इनटू 1000 शेड्यूल्स, बड़े ज्यादा शेड्यूल्स भी थे, रूल्स भी थे, सब रूल्स भी थे, एंड इज सपोर्टेड बाय अदर एक्ट्स, और बाकी एक्ट्स भी थे। अब आपको पता है आपका हर साल के बाद, हर अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग होने से पहले एक बिल आता है, दैट इज योर फाइनेंस बिल। ये आपका बिल जो है उसके बाद एक्ट बनता है, और ये जो बिल है ये क्या होता है, दिस इज ओनली टू मेक चेंजेस इन योर दिस एक्ट। ये जो बिल होता है ना, ये क्या करता है, इस जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है इसमें चेंजेस लाता है, अगर ये पास हो जाए तो। उसी कारण मैंने इधर लिखा है, दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय सेवरल अमेंडिंग एक्ट सिंस 1961। बड़ी ज्यादा बारी अमेंड हो चुका है, आप कह सकते हो हर साल बारी अमेंड होता है। द एनुअल फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद बजट मेक फार रीचिंग अमेंडमेंट्स इन दिस एक्ट एवरी ईयर। हर साल इसमें बड़े ज्यादा एक्ट बड़ी ज्यादा चेंजेस, बड़ी ज्यादा अमेंडमेंट्स होती हैं। तो ये जो मैंने बोर्ड में लिखा होता है ना, आप इसे नोट डाउन कर लिया करो, इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स लॉ या इनकम टैक्स एक्ट। तो उधर आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी से सही है, कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, कि थर्ड एंड फर्स्ट सही है। तो उधर आपको बताना होता है। तो ये जो माइनर चीजें भी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
होप कि आपको इनकम टैक्स के बारे में, आपको टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ नॉलेज मिल गई होगी, पता चल गया होगा क्या होता है, आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन मिल गई होगी। अब आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकी जो आगे डाइवर्सिफिकेशन की गई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, उसके ऊपर डीप स्टडी करेंगे, कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। बड़ा मजा आने वाला है उस टॉपिक में, कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आप अपनी इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे कितना टैक्स पड़ता है। आपको ट्रिक सिखाई जाएंगी कैसे आपने अपना टैक्स को बचाना है आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो उस वीडियोस को भी देखना ना भूलें। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक बनता है एक, तो साथ में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस, एंड शुभ रात्रि।